नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आम आदमी पार्टी की नींव स्वच्छ राजनीति की ईंट से डाली गई थी, लेकिन अब इस पार्टी की इमारत विधायकों की जालसाजी, धोखाधड़ी से दागदार हो रही है और कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। जितेंद्र तोमर के बाद फर्जीवाड़े के केस में मनोज कुमार गिरफ्तार हो गए, जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की 2 दिन की कस्टडी में है। वहीं डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी के पति पर शालीमार बाग के सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को डराने धमकाने का आरोप लगा है। खबर यह भी है कि मनोज कुमार की तरह 20 और ऐसे विधायकों पर पुलिस की नजर है जिन पर संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है। तो बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि आपके और कितने विधायक कानून के शिकंजे में फंसेंगे। मनोज कुमार के बाद अब अगला नंबर किसका है? क्या आम आदमी पार्टी में फर्जीवाड़ा करने वाले विधायकों की लंबी फेहरिस्त है? लानतें मिलने वाली तस्वीरें देखिए। ये हैं कोंडली से आपके विधायक मनोज कुमार, जो फिलहाल 2 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। मनोज कुमार पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने 2012 में जाली दस्तावेज दिखाकर 46 गज का प्लॉट विजय कुमार नाम के शख्स को बेच दिया, जिसकी कीमत करीब 21,60,000 तय की गई और जिसके लिए मनोज ने विजय से 6 लाख रुपए बतौर एडवांस ले लिए। लेकिन जब विजय को ये पता चला कि जमीन मनोज के नाम नहीं है, तो वो कई बार एडवांस के पैसे मांगने मनोज के पास गए, लेकिन पैसा लौटाने की बजाय मनोज धमकी देने पर उतर आए, जिससे तंग होकर विजय ने 2014 में न्यू अशोकनगर थाने में मनोज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और लंबी तफ्तीश के बाद गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मनोज के हाथ में हथकड़ी पहना दी। केस रजिस्टर हुआ मेरा 2014 में, मतलब इसलिए 2014 तक मुझे टड़काता ही रहा। कभी कुछ मैं तेरे पैसे दे दूंगा या धमकी देता रहा। ये फिर दोबारा से एमएलए बन गया। ये एक पुराना मामला है जिसमें इनको जो है इनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहा है, तो उसके बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि मनोज खुद को राजनीतिक साजिश में फंसाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। बात करने नहीं क्या, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जबकि बीजेपी कांग्रेस मनोज का मामला सामने आने के बाद और हमलावर हो गई है। जो हमारे ध्यान में आया कि मनोज कुमार ने कोई प्रॉपर्टी फोर्स डॉक्यूमेंट से खरीदी है। अभी तक तो इनकी डिग्रियां फोर्ज हो रही थी, अब फोर्स डॉक्यूमेंट से ये लोग प्रॉपर्टीज में जो इन्वॉल्व हैं। आम आदमी पार्टी इसमें किसी भी किस्म से शिकायत नहीं कर सकती, उनको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ऑफिसर्स के लिए तो 1031 हेल्पलाइन लगा दिया, लेकिन अपने एमएलए और मिनिस्टर्स के लिए लोकायुक्त की स्थापना नहीं कर रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है कि मोदी सरकार अब गुजरात मॉडल की तर्ज पर दिल्ली में आपके खिलाफ काम कर रही है। दिल्ली के अंदर अपनी हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके मोदी की पुलिस गुजरात का मॉडल यहां लागू करना चाह रही है। लेकिन मनोज पर आरोप सिर्फ धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स को भड़काने और एक महिला के साथ गलत तरीके से पेश आने के आरोप में मनोज पर 4 एफआईआर पहले से दर्ज है। अब जरा इनसे भी मिलिए। ये है दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी। इनसे जुड़ी फजीहत वाली खबर ये आई है कि वंदना के पति ने शालीमार बाग में सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को 10वीं में एक छात्र का एडमिशन कराने के लिए डराया धमकाया। जैसा वो दावा कर रहे हैं, कोई वीडियो है उनके पास जी, आपने मिसबिहेव किया? नहीं, आप वीडियो में आप अच्छी तरह देखें। मैं उनको सर करके बोल रहा था, वो तुम करके बोल रहे थे। मनोज कुमार की धोखाधड़ी ठीक जितेंद्र तोमर जैसी ही है। जितेंद्र तोमर पर जो धाराएं लगी हैं, उन्हीं धाराओं के तहत मनोज कुमार पर भी शिकंजा कसा है। और खबर ये भी है कि मनोज के बाद कुछ और विधायकों पर भी गंभीर मामलों में दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके और कितने विधायक कानून के शिकंजे में फंसेंगे। मनोज कुमार के बाद अगला नंबर किसका है? शिवानी त्यागी के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
चलिए आइए बीच बहस में इस मुद्दे को हम छेड़ें, इस पर बहस करें। उससे पहले बता दें, ओम प्रकाश शर्मा हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी से, शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से, और साथ ही स्टूडियो में यहां मेरे साथ रास बिहारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही आप आम आदमी पार्टी की कुर्सी खाली देख रहे हैं। हमने हमेशा की तरह डिबेट में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक प्रवक्ता की मांग की थी, लेकिन जो मुद्दा उनकी सहूलियत के हिसाब से उनकी पीठ थपथपाने के लिए होता है उसमें तो वो दौड़े चले आते हैं। जो मुद्दा उनकी आलोचना को लेकर जुड़ा होता है तो वो भाग जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। मतलब इस बात का संकेत आप साफ समझ सकते हैं कि डिबेट, बहस भी अपनी सहूलियत के हिसाब से केजरीवाल और उनके सिपह सालार चाहते हैं, जो कि गलत व्यवस्था है, गलत परंपरा है। बहरहाल ये कुर्सी और इस पर आम आदमी पार्टी की जो पर्ची लगी हुई है पूरी डिबेट के दौरान हम आपको दिखाते रहेंगे, जिससे पूरा देश जान पाए कि जब आम आदमी पार्टी से जवाब लेने की बारी आती है तो वो चुपके से खिसक लेते हैं डिबेट से। शर्मिष्ठा मुखर्जी, एक ढूंढा हजार निकले। बीजेपी भी कह रही है कि ऐसे 22 लोग हैं जो जेल के अंदर नजर आएंगे अगर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात का वार्निंग देना चाहती हूं कि आपने बोला है अभी आम आदमी पार्टी के बारे में आपने जो कमेंट किए हैं, आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि आम आदमी सरकार ये ना आपके ऊपर एलिगेशन लगा लेने की आपने सुपारी ली है। कमिंग बैक टू द डिबेट, ये हमने देखा है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसकी फॉर्मेशन हुई थी एक बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड पर, हाई प्रिंसिपल्स पर, लेकिन एक का बाद एक, और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार नहीं बनी होगी कि बस सरकार बनाने की 5 महीने के अंदर एक का बाद एक कंट्रोवर्सीज, एक का बाद एक बहुत ही बुरी तरह की एलिगेशंस उनके मिनिस्टर्स पर, उनकी विधायकों पर लगाए जा रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है कि जो जन लोकपाल बिल और लोकायुक्ता का आधार पर जो पार्टी फॉर्म हुई थी, अभी तक दिल्ली में लोकायुक्त का पोस्ट खाली है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को शील्ड करना चाहते हैं, क्योंकि लोकायुक्त नियुक्त होने से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये बात मुझे, मतलब जिस तरह से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और आम आदमी सरकार जिस तरह से जितेंद्र तोमर जी को बिल्कुल लास्ट एंड तक शील्ड करते आए हैं, उसी तरह से मनोज को भी शील्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि पता नहीं वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, और क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं छोड़ा, कोई भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी लीडर, कोई भ्रष्टाचारी है, बेईमान है। तो ये एक हिसाब से एक मॉरल करप्शन है कि जिस तरह से जिनका ऊपर एलिगेशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं, उनको जिस तरह से शील्ड किया जा रहे हैं, ये भी एक तरह की मॉरल भ्रष्टाचार है। जी, रास बिहारी जी, आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरीके का मॉडल करप्शन कर रही है, क्योंकि जिसके गरिमा में आपने झांका वही दागदार निकला, जिस पर नजर नहीं जा रही है बस वही बचा हुआ है। नहीं अनुराग जी, आपको ध्यान होगा जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी ये बात बार बार उठी थी कि किस तरह से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने टिकट दी। और आपको ध्यान होगा कि जब 3-4 लोगों ने जो उनकी टिकट काट दी गई थी, उन्होंने जाकर केजरीवाल के घर पर धरना प्रदर्शन भी दिया था। क्योंकि जिन लोगों, ये अलग बात है कि दिल्ली में बीजेपी हार गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जिन लोगों को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, जिन लोगों को बीजेपी ने ठुकरा दिया, उन लोगों को पैसे के बल पर आम आदमी पार्टी में टिकट मिली। और जो जाहिर है कि जो आम आदमी पार्टी में जो लोग आए हैं, उनको कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है बहुत कमजोर है। अब मनोज जो है विधायक बन गए हैं, लेकिन काम तो इनका पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का था, और वो भी कौन से इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे? कोंडली जैसे इलाके में, जहां पर सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, और या जैसे कि को बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है दिल्ली का, एक तरह से पूरा वो देखें तो कोंडली, घरडौली, चिल्ला, इधर एरिया में उनका प्रॉपर्टी का काम था। तो अगर अब वो एमएलए बने हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ कमाना है। लेकिन यह है कि ये मामला, क्योंकि मेरे पास में भी जो आम आदमी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खुद कहते हैं कि हमने पिछली बार, अगर आपको सबूत चाहिए तो हमारे पास में एक स्टिंग है कि एक विधायक जो अब उस पार्टी में नहीं है, लेकिन उस विधायक ने पिछली सरकार जब पिछली बार जीते थे, उस विधायक ने कुछ काम कराने, कुछ जो काम किया गया था उसके एवज में जो बिल पास वो करने थे,
जब तक ठेकेदार ने उनको उनकी फीस नहीं दी, उन्होंने पास नहीं किया। इसी तरह देखें तो अभी तो ये सिर्फ एक मनोज कुमार का मामला है, ऐसे कम से कम 20 मामले और सामने आने वाले हैं। पहले एक मंत्री 420 में अंदर जाते हैं, फिर दूसरे विधायक 420 में अंदर वो जाते हैं। तो ये तो जो जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट लिए हैं, ये ठीक है। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि हम बहुत साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं, हम बड़े ईमानदार वो ढंग से आए हैं। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से दिल्ली सरकार में भर्ती की जा रही है, बड़ी तनख्वाह देके भर्ती की जा रही है, और दूसरी तरफ आम आदमी के लिए सरकार के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। किस तरफ है मोटी तनख्वाह से? मेरा कई लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूं कि ऐसे पत्रकार के नाते मैं भी दिल्ली सचिवालय में 3 बजे करीब जाने का मौका मिलता है तो मैं भी जाता हूं। तो अभी एक बड़े नेता जो इनके रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनको लगभग 1.25 लाख से ज्यादा की तनख्वाह पर वो रखा गया है। कहा जाता है कि वो उनकी मौसेरी बहन है। तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आपका इशारा किस। तो इसी तरह से और भी लोग हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं को मंत्रियों के साथ लगाया था, मंत्री क्योंकि जो उनमें ईमानदार कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं सारे, मतलब ये निश्चित देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े ईमानदार हैं, जो केजरीवाल के दावों के कारण। उनमें केजरीवाल आते हैं कि नहीं आते? केजरीवाल के बारे में अभी कार्यकर्ताओं ने उस तरह से नहीं कहा है, लेकिन कुछ मंत्रियों के बारे में नहीं। मैंने कहा कि जो ईमान, आपने कहा आम आदमी पार्टी में अभी भी कुछ लोग बहुत ईमानदार नहीं। देखिए उनकी केजरीवाल का नाम है, देखिए उनकी ईमानदारी तो बहुत पहले से ही सामने आ रही है। उनके कई साथी उनको छोड़ के जा चुके हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो बड़े ईमानदार जो लोग थे, वो मंत्रियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, या ये कहिए कि मंत्रियों ने उन्हें हाशिए पे बैठा दिया है, उनकी जगह दूसरे लोग काम करने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दावा है ना आम आदमी पार्टी का कि हम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम बड़ी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, अगर आप पारदर्शिता से काम कर रहे हैं तो आम आदमी के लिए दरवाजा खोलिए, और जो पत्रकार वहां काम करते हैं उनके लिए भी दरवाजा खोलिए। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दिल्ली में कि पत्रकारों के लिए भी आप एक टाइम तय कर दें कि इसी दौरान आप मिलने जा सकते हैं। क्योंकि कोई पत्रकार, कोई भी हो, आम आदमी का कोई पत्रकार हो, कोई अफसर हो, बिना अपॉइंटमेंट तो ना किसी मंत्री से मिल सकता है, ना मुख्यमंत्री से मिल सकता है। बल्कि अब तो हालत ऐसे है कि अगर आप मुख्यमंत्री का जो कक्ष है दिल्ली सचिवालय में, अगर उधर से होकर जाना चाहते हैं तो वहां से जाने की भी आपको अनुमति नहीं होगी, आप दूसरे रास्ते से जाइए। मैं तो ऐसा पहली बार ऐसा हाल देखा हूं, इस कारण मैंने दिल्ली सचिवालय जाना ही बंद किया हुआ। शर्मिष्ठा जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब भी केजरीवाल के किसी नेता पर उंगली उठती है, कोई आरोप लगता है या कोई कार्रवाई किसी तरह की होती है, तो बजाय इस पर अफसोस जाहिर करने के केजरीवाल या तो कुछ नहीं कहते या फिर उल्टा पुलिस को दोषी ठहराते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं, केंद्र सरकार को। तो ये रवैया उन्होंने आपके हिसाब से क्यों अख्तियार कर लिया? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की एक खासियत है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो हमेशा दूसरे पर दोषारोप करते हैं कि हरियाणा सरकार, दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं, वो हरियाणा सरकार की गलती है। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, वो हरियाणा की गलती है। कोई काम नहीं हो रहे हैं तो ये केंद्रीय सरकार की गलती है। पैसा नहीं है, वो खुद एमसीडी को फंड नहीं रिलीज कर रहे हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार की गलती है। हमेशा आप लोग पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग, अगर आप कोई न्यूज फ्लैश करो जो कि आम आदमी पार्टी की या उनकी सरकार की पसंद की बात नहीं है, तो आप लोग सुपारी लेके रखे हैं। तो इसी तरह से वो हमेशा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, हमेशा दूसरे की गलती, हमेशा दूसरे का, ये अपना उनका जो विक्टिमाइज्ड एटीट्यूड है कि हम एक विक्टिम है, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, ये बस एक ढोंग है कि किस तरह से अपने 5 महीने की सरकार अटर फेलियर है, इनएफिशिएंट है, कोई काम नहीं हो रहा है, बस उसी को कवर अप करने के लिए ये सारे दोषारोप चल रहे हैं। जी, पुलिस अपना काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करते हैं, लोगों का सामने लाते हैं, ये आपका काम है, तो आप क्यों नहीं करेंगे? लेकिन क्योंकि वो पसंद की बात नहीं है, बस इसलिए बाकी सबकी गलती है, हम ठीक हैं। ये उनकी एक आदत है, इनकी एक पैटर्न है। जी, ओम प्रकाश शर्मा भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, अब तो एक सिलसिला चल निकला है फर्जी लोगों का आम आदमी पार्टी के अंदर। जितेंद्र तोमर फर्जी मार्कशीट के मामले में अंदर हैं, जेल की हवा खा रहे हैं।
उसके बाद अब ये जिस तरीके से मनोज कुमार का मामला आया है, किसी दूसरे की जमीन बेची, 6 लाख रुपए लिए, फर्जी कागज दिखाए, जब वो बेचारा पैसे मांगने आया तो अपनी विधायकी का रोब झाड़ने लगे। डिप्टी स्पीकर के पति जो हैं वो कहीं किसी और को धमकियां दे रहे हैं। बावजूद उसके केजरीवाल साहब जो हैं वो केंद्र सरकार पर उंगली उठाते हैं कि उनकी पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे बोलना है जी। मेरा इस विषय में कहना यह है, एक अराजक और अलगाववादी लोगों का जो समूह आज दिल्ली में मूव कर रहा है, कथनी और करनी में इनके अंतर है। बार बार हमने विधानसभा में ये उठाया कि आप दिल्ली को देश की सबसे पहली भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले 70 लोगों की डिग्री की जांच कराएं। 21 लोग आपके आपराधिक मामलों में ग्रस्त हैं। 70 में केजरीवाल भी आ गए, मतलब आप चाहते हैं कि केजरीवाल की भी डिग्री की जांच होनी चाहिए? शर्मा जी नहीं, केजरीवाल जी से पहले मेरी होनी चाहिए। केजरीवाल जी जो एक्ट कर रहे हैं वो कोई पढ़ा लिखा आदमी कर नहीं सकता। केजरीवाल जी जो एक्ट कर रहे हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति इस प्रकार एक्ट कर नहीं सकता। वो जो भी एक्ट कर रहे हैं वो संविधान विरोधी है, अराजकतावादी है, अलगाववादी है। अभी जब तोमर साहब के साथ वो किस्सा हुआ था तो हमने एक बात कही थी हाउस में, अभी तो इब्तदाई डिग्री है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो हर महीने का एक कैलेंडर छप रहा है और ये लोग बड़ी छाती ठोक के जो नैतिकता के अलंबरदार बने हुए हैं, आज दिल्ली में क्या मैसेज दे रहे हैं, ये किस प्रकार के लोग इस पार्टी में हैं और किस प्रकार के लोगों के मुखिया हमारे श्रीमान केजरीवाल जी हैं। ये शर्म का विषय है दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए। जी, मैं बता दूं आपको ओपी शर्मा जी कि आम आदमी पार्टी की यहां पर सफाई मैं नहीं रख पाऊंगा, उनकी प्रतिक्रिया मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि उनको बुलाया गया था, आमंत्रित उन्हें किया गया था, लेकिन यहां कुर्सी खाली है और उस पर उनकी पर्ची हर जगह से भागते हैं, अदालत में भागते हैं डिबेट से। नहीं, भागे नहीं है, दरअसल बचाव में कहने के लिए कुछ भागते हैं, चीजों को फेस नहीं करते। जी जी, ठीक है। रास बिहारी जी, आपने कहा कि वो भागे नहीं है बल्कि बचाव में कहने को कुछ नहीं था, ये पढ़े लिखे ढंग से आप कह रहे हैं कि वो भाग गए। देखिए, आरोप लगाने के लिए जी तो कोई भी तेज हो सकता है, लेकिन जब उनको पता है कि उनके विधायक ने गलती की है, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, रिमांड पर हैं, अब तब ऐसे में कौन उनका बचाव कर पाएगा? सिर्फ ये कहने के लिए। लेकिन रास बिहारी जी, जब भी बारी आती है, संजय सिंह जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, वो अपने विधायक की गलती मानने के बजाय ये कहते हैं कि केंद्र सरकार गुजरात मॉडल पे काम कर रही है। नहीं, केंद्र सरकार अगर गुजरात मॉडल पे काम कर रही है तो तभी मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। और मैंने कल मैं बयान देख रहा था संजय सिंह का, वो कह रहे थे कि मोदी की पुलिस ने ये काम किया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस छोटे से वाकये में पड़ेंगे कि कौन विधायक यहाँ फर्जी मामले में फंसा हुआ है, पुलिस उसको गिरफ्तार करे या ना करे। और वैसे भी मोदी जी अब विदेश में हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस छोटे से मामले में ध्यान देंगे या दिल्ली के मामले में पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर किसी को कोई कार्रवाई करानी है, मुझे भी लगता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस छोटे से मामले में जाकर पुलिस पर दबाव डालेंगे कि आप ऐसा करो, क्योंकि दिल्ली में अगर किसी को कुछ कराना है तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं। अगर आरोप लगाना है तो आरोप ओम प्रकाश शर्मा पे लगा। ओम प्रकाश शर्मा भी बड़े पावरफुल है, वो भी अगर चाहें तो किसी को गिरफ्तार और पकड़वा सकते हैं। क्यों शर्मा जी? मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह के बयान में कोई दम है। मैं माफी चाहता हूं। मुझे कहना यह है, इस सरकार में जितने भी दोष हैं, उन सब दोषों का आरोप मोदी जी के ऊपर मढ़ना, तो इस बारे में मुझे एक बात याद आती है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो हर बात के लिए मोदी जी के ऊपर आरोप मढ़ना, अपने आप को उनके बराबर में खड़ा करने की कोशिश करना, बहुत बड़ा फासला बता दिया आपने। मोदी जी को राजा भोज और केजरीवाल को गंगू तेली कह बहुत बड़ा फासला आपने क्रिएट कर दिया दोनों के बीच। नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर 1.25 करोड़
और देश में 125 करोड़ लोग हैं जिनका प्रतिनिधि जो है केजरीवाल जी और श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं, और जहां 1 और 100 का अंतर होता है वहां किसी प्रकार की कोई बराबरी नहीं होती। एक फोबिया है केजरीवाल जी को कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उससे लड़के अपने कद को ऊंचा उठाना, तो इस प्रकार गिमिक्स करना, गंदे लोगों के साथ रहना, अपराधी लोगों के साथ रहना, जाली डिग्री बनाने वालों को डिग्रियों को सत्यापित करना और हर आदमी में दोष मढ़ना, इस प्रकार गवर्नेंस से इस चीजों का कोई लेना देना नहीं है। डर इस बात का है शर्मिष्ठा जी कि कल को उन्होंने तोमर मामले पे कहा था कि तोमर ने मुझे अंधेरे में रखा और मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से वो मुझे फर्जी डिग्रियां हैं उनके पास और एफिडेविट उन्होंने गलत दिखाया है। कल को वो फिर ये न कह दे कि मनोज कुमार ने मेरे को अंधेरे में रखा। मैं इस बारे में दोबारा ये रिपीट करना चाहता हूं। अनुराग जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती केजरीवाल जी के बारे में, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत शायद सच्चाई को छुपा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि प्रशांत भूषण जी इलेक्शन से पहले ही तोमर जी का बारे में कंप्लेन किया था आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी का साहब ने, प्रशांत भूषण जी, उन्होंने बोला था कि ये इनका डिग्री सही नहीं है, ये इनको टिकट मत दो। आप लोगों को याद होगा काफी जब इन लोगों का बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन तब प्रशांत भूषण जी का बात नहीं माना गया और इनके जो पार्टी के सीनियर मेंबर्स, जैसे फाउंडिंग मेंबर्स प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खैर वो तो आज भी मानने को तैयार नहीं होते हैं शर्मिष्ठा जी कि उनके किसी नेता ने, विधायक ने या कार्यकर्ता ने गलती की है, गुंडागर्दी की है। वो गलत बात बोल रहे हैं। जी बहरहाल मेरे पास बीच बहस में अब समय खत्म हुआ। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज बीच बहस में जुड़ने के लिए। जी शर्मिष्ठा जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है, माफी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही।